ध्यान दें, सभी जीवित बचे लोग ध्यान दें। तियावू शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अब ये इंसानों के रहने लायक नहीं बचा है। मैं दोहराता हूँ, तियावू शहर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कृपया सभी लोग, सब मर गए, कोई नहीं बचा, सब मारे गए, अब हम अपनी जान बचाकर कहाँ भागेंगे। मेरे पुराने दोस्त, अगर उस दिन तुमने आलू चुराने वाले उस लालची आदमी को नहीं मारा होता तो शायद आज मैं और मेरी गधी जियो हुई किसी का भोजन बन चुके होते। लेकिन दोस्त, इन अजीबोगरीब राक्षसों के सामने तुम्हारी गोलियां बिल्कुल बेअसर हैं। ये क्या ये कोई सिस्टम है? हे भगवान, पूरे 10 दिन के इंतजार के बाद मैंने ये 10 ऊर्जा बिंदु जमा किए हैं। सिस्टम, तुरंत मेरी इस पुरानी बंदूक को अपग्रेड करो। सिस्टम ने मेरी ऊर्जा लेकर बंदूक को पहले स्तर की सुपर शॉटगन में बदल दिया है। अब ये राक्षसों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि मैं इसे दिन में केवल 3 बार ही बिना किसी खतरे के इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने चौथी बार गोली चलाई तो ये मेरे शरीर की ऊर्जा सोख लेगी और मैं कोमा में जा सकता हूँ। कोई बात नहीं, दिन में 3 बार भी बहुत है। इतनी मुश्किल से जमा की गई मेरी सारी ऊर्जा फिर से खत्म हो गई। अब आगे के सफर में मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। कोई भी गलती मेरी जान ले सकती है। जियो हुई, अगली बार जब मेरे पास ऊर्जा बिंदु होंगे तो मैं तुम्हें भी अपग्रेड करूंगा। वैसे क्या ये सिस्टम जानवरों को भी अपग्रेड कर सकता है? हम खंडहरों के बीच से गुजर रहे थे, तभी हमारी टीम की एक अंधी लड़की ने सबको चेतावनी दी। उसने कहा कि जो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं और राशन पाना चाहते हैं वो उनके पीछे चले। अगर कोई मारा गया तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। मैं एक खंडहर हो चुकी दुकान में राशन इकट्ठा कर रहा था, तभी बाहर जियो हुई की घबराई हुई आवाज आई। मैं तुरंत बाहर भागा। एक विशालकाय खूंखार चूहा हम पर हमला करने आ रहा था। मेरी जान चाहिए तो आ जाओ, आज मैं अपनी नई बंदूक का निशाना तुम पर ही आजमाऊंगा। मर जा शैतान। मेरी एक ही गोली ने उस राक्षस के चिथड़े उड़ा दिए। सिस्टम ने मुझे बताया कि मैंने पहले स्तर के एक भूतिया चूहे को मार गिराया है, जिसके बदले मुझे 10 ऊर्जा बिंदु मिले हैं। जियो हुई, जल्दी यहाँ से निकलो। अब इस तबाह हो चुकी दुनिया में हम दोनों मिलकर जरूर जिंदा रहेंगे। हम आगे बढ़े जहाँ हमारे बाकी साथी राक्षसों से लड़ रहे थे। वो ताकतवर आदमी एक विशाल चूहे से भिड़ा था और वो लड़की अपनी तलवार से एक अजीब सी बत्तख को काट रही थी। मुझे लगा यही सही मौका है। मैंने छुपकर अपनी बंदूक निकाली और उस चूहे पर निशाना साध दिया। चूहा मर गया और सिस्टम ने मुझे दूसरे स्तर के भूतिया चूहे को मारने के लिए पूरे 100 ऊर्जा बिंदु दिए। दूसरों का शिकार चुराने में कितना मजा है। एक ही झटके में 100 बिंदु, ये तो पिछले वाले से 10 गुना ज्यादा है। उस आदमी ने मेरी मदद के लिए मुझे धन्यवाद कहा, लेकिन उस लड़की ने उसे टोकते हुए कहा कि बातें मत बनाओ और इस बत्तख को मिलकर खत्म करो। दोनों उस बत्तख पर टूट पड़े। इधर मैं सोच रहा था कि मेरी बंदूक में आज के लिए सिर्फ एक ही फ्री शॉट बचा है। अगर इसके बाद मैंने गोली चलाई तो मेरी अपनी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए ये आखिरी शिकार भी मुझे ही करना होगा। जैसे ही उन दोनों ने बत्तख को हवा में उछाला, मैंने तुरंत अपनी बंदूक से गोली चला दी। बत्तख मारी गई और सिस्टम ने मुझे फिर से 100 ऊर्जा बिंदु दे दिए। 200 बिंदु, ये वाकई बहुत शानदार एहसास है। वो लोग मरे हुए राक्षस के अवशेषों में कुछ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी कीमती क्रिस्टल नहीं मिला। वो हैरान थे कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी कुछ हासिल क्यों नहीं हुआ। खैर, उन्होंने तय किया कि जो भी हिस्सा बचा है हम तीनों आपस में बांट लेंगे। लेकिन तभी वहाँ और भी बहुत सारे खूंखार चूहे आ गए। खतरा बढ़ता देख हमें वहाँ से भागना पड़ा। मैं जियो हुई को लेकर वापस अपने काफिले की तरफ लौट आया। जब मैं आराम कर रहा था तब सिस्टम की परी मेरे सामने प्रकट हुई। उसने बताया कि अब मेरे पास 210 ऊर्जा बिंदु हैं और मैं अपनी चीजों को और भी बेहतर बना सकता हूँ। पूरे 210 दिन बाद आखिरकार मेरे पास इस भयानक दुनिया में टिके रहने की ताकत आ ही गई। परी ने कहा कि बंदूक को अपग्रेड करने में 100 बिंदु लगेंगे, जिससे उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी और मैं दिन में 5 बार गोली चला सकूंगा। लेकिन 100 बिंदु बहुत ज्यादा है। बंदूक चाहे कितनी भी ताकतवर हो, वो एक बाहरी चीज है। अगर गोलियां खत्म हो गई तो मैं फिर से एक कमजोर इंसान बन जाऊंगा जिसे कोई भी मार सकता है। काश मैं किसी तरह खुद की ताकत बढ़ा पाता। अरे, मैं तो सीधे अपने गुणों में भी बिंदु जोड़ सकता हूँ। परी, सबसे पहले मेरी शारीरिक ताकत में 10 बिंदु जोड़ दो। सिस्टम ने तुरंत ऊर्जा बिंदु काटकर मेरी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। इसका असर तो बहुत ही शानदार था। मैंने अपनी फुर्ती और दिमागी ताकत में भी 10-10 बिंदु जोड़ दिए। अभी भी कम लग रहा है, सब में 10 बिंदु और बढ़ा दो। मेरी सारी क्षमताओं को पूरे 30 बिंदु तक बढ़ा दो। ताकत 30, फुर्ती 30 और दिमागी ताकत भी 30। अब जाकर मुझे अपनी असली ताकत का एहसास
एहसास हो रहा है। खुद की ताकत होना सबसे जरूरी है, लेकिन एक अच्छा हथियार भी तो बहुत काम आता है। सिस्टम, मेरी जादुई बंदूक को दूसरे स्तर पर अपग्रेड कर दो। 100 ऊर्जा बिंदु खर्च करके मेरी बंदूक का अपग्रेड शुरू हो गया। अब ये बंदूक दूसरे स्तर के राक्षसों को पल भर में खत्म कर सकती है। अगली बार देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। तभी सिस्टम ने बताया कि मैं चूहे के दांतों से अपनी बैलगाड़ी को भी अपग्रेड कर सकता हूँ। इसमें सिर्फ 10 ऊर्जा बिंदु लगेंगे। तो राक्षसों के अवशेष भी अपग्रेड के काम आते हैं। तुरंत अपग्रेड करो। एक तेज रोशनी के साथ मेरी गाड़ी एक शानदार हाईटेक भक्तर बंद गाड़ी में बदल गई। जियो हुई। चलो आगे बढ़े। जैसे ही हम कैंप पहुंचे, लोग मेरी गाड़ी देखकर हैरान रह गए। एक आदमी चिल्लाया, अरे ये तो झांग शुन की खटारा गाड़ी है। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो ये टूट कर बिखरने वाली थी। पलक झपकते ही ये इतनी हाईटेक गाड़ी कैसे बन गई? कहीं इसके अंदर भी कोई जादुई ताकत तो नहीं जाग गई है? तभी काले कपड़े पहने एक युवक और एक बुजुर्ग मेरे पास दौड़ते हुए आए। युवक ने पूछा, भाई झांगशुन, तुम्हारी ये गाड़ी और अभी शहर में जो धमाका हुआ, सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर भी जादुई ताकत आ गई है? मैंने मुस्कुराकर कह दिया कि हाँ, बस किस्मत अच्छी थी। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बहुत बढ़िया। हमारे काफिले में एक और ताकतवर इंसान जुड़ गया। अब इस वीरान जगह से जिंदा बचकर निकलने की हमारी उम्मीद और भी बढ़ गई है। उसने दोबारा अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम लिन झोउ है। मेरी ताकत खतरे को भापना है और मैं रास्ता दिखाने का काम करता हूँ। ये बुजुर्ग वैद्य हैं, जिनकी जादुई ताकत किसी भी जख्म को भर सकती है। ये हमारे काफिले के इकलौते डॉक्टर हैं। बुजुर्ग ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, इतनी कम उम्र में जादुई ताकत पाना बहुत बड़ी बात है। तुम सच में कमाल हो। मैंने अदब से जवाब दिया, वैद्य जी, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मेरा नाम झांगशुन है। लिन झोउ ने इशारा करते हुए बताया, वो अंधी लड़की हमारी स्वॉर्ड मास्टर है और वो जो शक्तिशाली आदमी है वो हमारा बारबेरियन फाइटर है। वे दोनों ही हमारी टीम की मुख्य ताकत है। भाई झांगशुन, तुम्हारी जादुई ताकत आखिर है क्या? अभी शहर में उस दूसरे स्तर के राक्षस की जो ऊर्जा महसूस हुई थी, कहीं वो तुमने तो? मैंने अपनी जादुई बंदूक बाहर निकाली और कहा, मेरी ताकत चीजों को अपग्रेड करना है। ये हथियार मैंने अभी अभी अपग्रेड किया है। और रही बात उस दूसरे स्तर के चूहे की, तो उसे इस बंदूक ने चिथड़ों में उड़ा दिया है। लिन झोउ हैरान रह गया। उसने कहा, एक फोर्जर? हे भगवान, तुम एक फोर्जर हो? मैंने रेडियो पर सुना था कि ये एक बहुत ही खास ताकत है जो कबाड़ को भी जादुई हथियारों में बदल सकती है। बुजुर्ग वैद्य ने कहा, भाई झांगशुन, हथियारों की कमी वाली इस तबाह दुनिया में तुम हम सब के लिए सबसे बड़े हुक्म के इक्के हो। सफर के दौरान लिन झोउ मेरे पास आया। उसने कहा, भाई झांगशुन, मेरी एक विनती है, क्या तुम हमारी टीम के ताकतवर लोगों के हथियार अपग्रेड कर सकते हो? उस लड़की की तलवार और उस भारी आदमी के मुक्के भले ही ताकतवर हों, लेकिन अगर उनके पास जादुई हथियार होंगे तो हमारी सुरक्षा और भी पक्की हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें मुफ्त में काम करने को नहीं कहेंगे, हम तुम्हें इसका पूरा इनाम देंगे। मैंने पूछा, कैसा इनाम? उसने एक साधारण सी पिस्तौल निकाली और कहा, भाई झांगशुन, मेरी ताकत सिर्फ दूसरों की मदद करने की है। मैं लड़ नहीं सकता। अगर मेरे पास खुद की हिफाजत के लिए एक जादुई हथियार हो तो मुझे भी थोड़ा सुरक्षित महसूस होगा। ये पहले स्तर के राक्षसों के 2 क्रिस्टल हैं। यही तुम्हारा इनाम है। अच्छा, तो इसे क्रिस्टल कहते हैं। मुझे एकदम से याद आया। तभी मैं सोचूं कि उन लोगों को मारे गए राक्षसों से कुछ क्यों नहीं मिला था। मेरे सिस्टम ने राक्षसों के मरते ही उनके क्रिस्टल को सीधे ऊर्जा बिंदुओं में सोख लिया था। लिन झोउ ने बताया, हाँ, यही पहले स्तर का क्रिस्टल है जो राक्षसों को मारने पर मिलता है। हम ताकतवर लोग इसे सोख कर अपने शरीर की जादुई ऊर्जा को बढ़ा या वापस ला सकते हैं। मैंने क्रिस्टल रख लिए और कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारी पिस्तौल अपग्रेड कर देता हूँ, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। वो बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई झांगशुन। गाड़ी के अंदर सिस्टम ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक साधारण पिस्तौल है। परी ने बताया कि इसे पहले स्तर की जादुई पिस्तौल बनाने में 10 ऊर्जा बिंदु लगेंगे। अपग्रेड होने के बाद ये राक्षसों को भारी नुकसान पहुंचा सकेगी। मालिक, क्या आप इसे अपग्रेड करना चाहते हैं? मैंने कहा, तुरंत अपग्रेड करो। एक तेज बिजली कड़की और अपग्रेड पूरा हो गया। परी ने मुझे बधाई दी। एक मामूली पिस्तौल अब पहले स्तर की जादुई पिस्तौल बन चुकी थी। अब इसे दिन में 3 बार बिना किसी खतरे के चलाया जा सकता है। इससे ज्यादा इस्तेमाल करने पर ये चलाने वाले की ही ऊर्जा सोख लेगी, इसलिए इसे ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। मैंने बाहर जाकर लिन झोउ को उसकी नई पिस्तौल सौंप दी और कहा, लो, अपग्रेड पूरा हो गया। उसने पिस्तौल ली और बोला, ये इतनी जल्दी हो गया? ये तो सच में जादू है। मैं इसके अंदर की जादुई ऊर्जा को बहते हुए महसूस कर सकता हूँ। भाई झांगशुन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भविष्य में जब भी मेरी जरूरत हो, बिना झिझक मुझे बताना। उसकी इस बात पर मैंने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी पीछे से धूल उड़ाता हुआ काफिले का एक भारी ट्रक गुजरा। आगे उस वीरान रास्ते पर वो अंधी लड़की और ताकतवर झाओ हू एक साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। झाओ हू और बाकी लोग वापस आ गए थे। झाओ हू ने चिंता से पूछा कि हम लोग अंदर से कैसे बचकर आ गए और क्या
हमें कोई चोट लगी है? मुस्कुराकर जवाब दिया कि कोई बात नहीं भाई, अंदर बस कुछ छोटे मोटे राक्षस थे जो हमारे मुक्कों के सामने कुछ भी नहीं थे। आधे से ज्यादा तो हमने मार गिराए और जो बचे वो डर के मारे दुम दबाकर भाग गए। हमारी टीम की तलवारबाज चीची ने भी सबको तसल्ली दी कि अंदर के मुख्य राक्षसों का सफाया हो चुका है और अब वो जगह कुछ समय के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। जाहू ने खुशी से मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि भाई झांगशुन, तुम तो सच में छुपे रुस्तम निकले। अभी खंडहर में अगर तुमने अपनी उस जबरदस्त बंदूक से चूहा राजा को नहीं मारा होता तो आज मेरा और बाकी सबका बचना नामुमकिन था। तुम्हारी निशानेबाजी और हिम्मत का मैं जाहू कायल हो गया हूँ। रात हो चुकी थी। हम सब आग के पास बैठकर मजे से अपना खाना खा रहे थे। मैं नूडल्स खा रहा था और कोक पी रहा था। तभी मेरे सिस्टम की आवाज आई। उसने बताया कि मेरे पास पहले स्तर के 2 क्रिस्टल है जिन्हें मैं 20 ऊर्जा बिंदुओं में बदल सकता हूँ। 20 बिंदु, इनसे बहुत कुछ अच्छा खरीदा जा सकता था, लेकिन इन्हें सीधा खर्च करने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था। मैंने सोचा अभी के लिए इन्हें बचाकर रखना ही ठीक रहेगा। मैं अपनी गधी जियो हुई के पास गया और उसे प्यार से सहलाते हुए कहा कि अरे आलसी, अभी तो तुझे इतना चारा खिलाया था, क्या तेरा पेट नहीं भरा? मैं उससे बात कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर हटी और उस बेवकूफ ने मेरे हाथ से वो दोनों क्रिस्टल अपनी जीभ से लपेटकर निगल लिए। मैं घबराकर चिल्लाया, थूक इसे, जल्दी बाहर निकाल। वो 20 ऊर्जा बिंदु थे। तू हर चीज क्यों खा जाती है? वो क्रिस्टल थे, कोई घास नहीं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरी घबराई हुई आवाज सुनकर कैप्टन लिन झो दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। मैंने बदहवास होकर उनसे पूछा कि कैप्टन, अगर कोई जानवर क्रिस्टल निगल ले तो क्या होगा? वो पूरी तरह से चौंक गए और बोले कि तुमने गधी को क्रिस्टल खिला दिए। मैंने चिढ़कर कहा कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, इस बेवकूफ ने खुद उन्हें निगल लिया है। तुमने बहुत दुनिया देखी है, जल्दी बताओ इसे कुछ होगा तो नहीं? लिन झो हंसते हुए बोले कि तुम भी कमाल हो। इंसान इन क्रिस्टल्स को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानते हैं और तुमने इन्हें एक गधी को खाने दिया। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी जानवर ने क्रिस्टल खाया हो। पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। अभी तो ये ठीक लग रही है पर मुझे भी डर लग रहा है। रुको, मैं इसे छूकर देखता हूँ कि कहीं इसके अंदर ऊर्जा बेकाबू तो नहीं हो रही। उसने जियो हुई को छुआ और हैरानी से कहा कि अजीब बात है, कोई हलचल नहीं है। क्या इसका हाजमा इतना तेज है कि इसने उन्हें पचा लिया? चलो बुजुर्ग वैद्य जी को बुलाते हैं, वो जादुई ऊर्जा को सबसे अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। वैद्य जी वहाँ आए और मुस्कुराकर बोले कि अरे वाह, गधी ने क्रिस्टल खा लिया, ये तो बिल्कुल नई बात है। चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने अपनी हरी जादुई ऊर्जा से जियो हुई की जांच की। उन्होंने बताया कि बड़े ताज्जुब की बात है, इसके शरीर में क्रिस्टल की बहुत ही मामूली सी ऊर्जा बची है, बाकी कोई खतरा नहीं है। लगता है इसने सच में उन क्रिस्टल्स को चारे की तरह पचा लिया है। मैंने राहत की सांस ली और कहा कि चलो, जान तो बची, पर वो 2 क्रिस्टल थे, उनके बदले इतना राशन मिल सकता था कि पूरी गाड़ी भर जाती। तू घास खाने वाली क्रिस्टल क्यों खा गई? वैद्य जी ने मुझे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, माल का नुकसान हुआ पर जान तो बच गई। फिर भी आगे से ध्यान रखना, कहीं इस ऊर्जा का असर बाद में ना दिखे। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। लिंझो ने मजे लेते हुए कहा कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, कोई और होता तो क्रिस्टल निकालने के लिए गधी का पेट फाड़ देता। मैंने मन ही मन सोचा कि क्या पता ये आगे चलकर कोई जादुई गधी बन जाए, फिर ये एक लात में राक्षसों को मार गिराएगी और मैं बस आराम से पीछे पीछे क्रिस्टल बटोरूंगा। घाटे का सौदा तो नहीं है। बाद में जब मैं अपनी गाड़ी पर बैठा था, चीची मेरे पास आई। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरी तलवार को अपग्रेड कर सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल, पहले स्तर की जादुई तलवार बनाने में 2 क्रिस्टल लगेंगे। उसने मुझे एक काला पंख दिया और कहा कि ये मैंने उस भूतिया बत्तख को मारकर हासिल किया था, क्या तुम इसे भी तलवार में मिला सकते हो? मैंने सुना है राक्षसों के अवशेषों से भी हथियार बनते हैं। मैंने उस पंख को देखा तो सिस्टम ने तुरंत बताया कि ये दूसरे स्तर का दुर्लभ पंख है और इसे मिलाने से तलवार सीधे दूसरे स्तर की बन जाएगी, लेकिन इसमें 100 ऊर्जा बिंदु लगेंगे। मैंने चीची से कहा कि हाँ, ये मिल सकता है। मैं सीधे तुम्हारी तलवार को दूसरे स्तर का बना दूंगा, पर इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। मुझे इसके लिए पहले स्तर के 15 क्रिस्टल चाहिए होंगे। वो एकदम से चौंक गई और बोली कि दूसरे स्तर की तलवार? पर तुम दूसरे स्तर के फोर्जर कब बन गए? मेरे मुंह से गलती से सच निकल गया था। उसने कहा कि रेडियो पर बताया गया था कि दूसरे स्तर के हथियार बनाने के लिए खुद बनाने वाले का दूसरे स्तर पर होना जरूरी है। मैंने जल्दी से उसे चुप कराया और कहा कि धीरे बोलो। हाँ, मैं दूसरे स्तर पर पहुंच गया हूँ, पर अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ज्यादा दिखावा करना खतरनाक हो सकता है। उसने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगी, पर उसने ये भी पूछा कि दूसरे स्तर के हथियार बनाने में अक्सर हथियार टूट जाते हैं और राख बन जाते हैं। क्या तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है? मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि बेफिक्र रहो, मेरे काम में 100% सफलता की गारंटी है। मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई दूसरे स्तर की शक्तिशाली तलवार दूंगा। वो राजी हो गई और बोली कि ठीक है, मैं अभी लिंजो और बाकी लोगों से क्रिस्टल उधार मांग कर लाती हूँ। थोड़ी ही देर में वो 15 क्रिस्टल्स की थैली लेकर आ गई। मैंने उसे कहा कि कल सुबह आकर अपनी तलवार ले जाना। इस काम में मुझे पूरी शांति चाहिए, कोई शोर या रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसने मुझे हिदायत दी कि उसकी इकलौती
तलवार को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने उसे आश्वस्त किया और अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने आराम से बैठकर अपना सिस्टम चालू किया। मैंने मन में कहा, सिस्टम ऊर्जा रिचार्ज करो। सिस्टम ने मुझसे पूछा कि 10 क्रिस्टल मिले हैं जिनसे 100 ऊर्जा बिंदु बनेंगे, क्या आप इन्हें रिचार्ज करना चाहते हैं? मैंने तुरंत कहा हाँ। सिस्टम ने मेरी 100 ऊर्जा बिंदु ले लिए। फिर परी की आवाज आई, निर्देश प्राप्त हुआ। भूतिया बत्तख के पंख और लोहे की तलवार को मिलाकर दूसरे स्तर का जादुई हथियार बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सिस्टम को मेरा निर्देश मिल गया था और उसने दूसरे स्तर का जादुई अपग्रेड शुरू कर दिया। एक तेज रोशनी के साथ मेरी तलवार तैयार हो गई। इसमें भूतिया बत्तख के दूसरे स्तर के दुर्लभ पंख को भी मिला दिया गया था। सिस्टम की परी ने बताया कि ये नई तलवार दूसरे स्तर के राक्षसों के किसी भी बताव को आसानी से चीर सकती है। ये तो सच में एक शानदार तलवार है। कल सुबह जब चीची इसे देखेगी तो खुशी और हैरानी से पक्का उसकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये सोचने के बाद मैं अपनी गाड़ी के आरामदेह बिस्तर पर सोने चला गया। ये नरम बिस्तर सच में बहुत आरामदायक है। अगली सुबह उठकर जैसे ही मैं बाहर आया, परी ने मुझे खुशी से बताया कि दूसरे स्तर की गाड़ी में सोने की वजह से मेरी शारीरिक ऊर्जा पूरी तरह से वापस आ गई है और मेरी दिमागी ताकत भी 10% बढ़ गई है। बाहर आकर मैंने देखा कि चीची मेरी गधी जियो हुई के पास खड़ी है। मैंने उससे कहा कि तुम तो वो महान योद्धा हो जो दूसरे स्तर के राक्षसों को एक झटके में मार गिराती है, फिर मेरी इस गधी से क्यों डर रही हो? उसने झिझकते हुए जवाब दिया कि वो डर नहीं रही है, उसे बस इस बात की चिंता है कि अगर गधी ने अचानक लात मारी तो वो अपने बचाव में कहीं गलती से इसे मार ही ना दे। मैंने उसे आश्वस्त किया और उसकी अपग्रेड की हुई दूसरे स्तर की जादुई तलवार उसे सौंप दी। तलवार हाथ में लेते ही उसने उसे आजमाया। एक ही जोरदार वार में उसने एक भारी चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर मैं भी दंग रह गया और मैंने अपनी गधी से कहा कि तुम जरा संभल कर रहना। धमाके की आवाज सुनकर लिन झो और जाओ हु भागते हुए आए कि कहीं कोई हमला तो नहीं हुआ। चीची के हाथ में इतनी खतरनाक तलवार देखकर लिन झो हैरान रह गया। जाओ हु ने भी उत्साह में आकर मुझसे अपने लिए भी एक हथियार बनाने को कहा ताकि वो राक्षसों को अपने हाथों से फाड़ सके। मैंने कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे हथियार और क्रिस्टल लाकर दे देना। जाओ हु ने कहा कि उसने कल रात अपने सारे क्रिस्टल चीची को दे दिए थे, पर आगे वो सबसे पहले मेरे पास ही आएगा। बुजुर्ग वैद्य जी बहुत खुश थे कि इस हथियार से हमारी टीम की ताकत कई गुना बढ़ गई है। लिन झो ने सबको अपना सामान बांधने और 5 मिनट में यहाँ से निकलने का आदेश दिया। फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में चलने का न्योता दिया और कहा कि वो मुझे थोड़ा ईंधन भी दे देगा क्योंकि मेरी गाड़ी धीमी है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया पर मना कर दिया। मैंने कहा कि इस खराब वक्त में ईंधन बहुत कीमती है और वैसे भी मेरी जियो हुई किसी गाड़ी से कम तेज नहीं दौड़ती। तभी परी ने मुझे बताया कि कल क्रिस्टल खाने की वजह से जियो हुई के शरीर में जादुई बदलाव हो रहे हैं और वो एक जादुई जानवर की तरफ बढ़ रही है। मुझे मजाक सूझा कि इतने क्रिस्टल खाकर कहीं ये कोई आदमखोर जानवर ना बन जाए। लिन झो ने आवाज लगाई कि काफिला निकलने के लिए तैयार है। मैंने भी जियो हुई को काफिले के पीछे दौड़ा दिया। हम एक वीरान शहर से गुजर ही रहे थे कि अचानक रास्ते में लाल जोड़े में एक डरावनी चुड़ैल खड़ी दिखी। खतरा देखते ही लिन झो ने रेडियो पर चीखते हुए सबको बिना रुके पूरी रफ्तार से भागने को कहा। मैंने भी जियो हुई को पूरी ताकत से दौड़ाया और हम सब वहां से सुरक्षित निकल आए। हम एक सुनसान जगह पर रुके जहां पहले भी गाड़ियां रुकने के निशान थे। लिन झो ने कहा कि ये जगह सुरक्षित लग रही है, हम रात यहीं गुजारेंगे। बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी खतरे को भांपने की ताकत अच्छी है, हम तुम्हारी बात मानेंगे। रात को आग के पास बैठकर लिन झो ने वांग शेन नाम के एक लड़के से हमारा परिचय करवाया। वांग शेन ने बताया कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक आपातकालीन राशन गोदाम है जहाँ वो काम करता था। राशन का नाम सुनकर जाओ हु खुशी से उछल पड़ा, लेकिन लिन झो ने उसे चेतावनी दी कि वहाँ दूसरे स्तर के 2 खतरनाक राक्षस और हजारों छोटे राक्षस मौजूद हैं। उसने पूछा कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं। जाओ हु ने हंसते हुए कहा कि हम जरूर जाएंगे। राक्षसों को मारकर वो अपने लिए भी हथियार अपग्रेड करवाएगा। चीची ने भी सहमति जताई क्योंकि उन्हें दूसरे स्तर पर पहुंचने के लिए इन क्रिस्टल्स की सख्त जरूरत थी। आखिरकार सबने वहां जाने का फैसला किया और वांगशेन को नक्शा बनाने को कहा। शाम ढलते ही हम गोदाम के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। जाहू ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाकर राक्षसों को बाहर आने के लिए ललकारा। चीची ने अपनी तलवार निकाली और सबको जंग के लिए तैयार रहने को कहा। राक्षसों की भारी भीड़ को चिढ़ाने के लिए जाहू ने एक अजीब सा संगीत बजाना शुरू कर दिया। उसकी ये बेवकूफी देखकर चीची ने उसे बस एक दिखावेबाज कहा। तभी आसमान में एक लाल सिग्नल दिखा। मैंने सबसे कहा कि मैं पहले दीवार फांद कर अंदर का रास्ता देखता हूँ। दीवार के पार कोई खतरा नहीं था। मैंने छलांग लगाई, गार्ड के कमरे से चाबियां निकाली और मुख्य दरवाजे का ताला खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला सब लोग अंदर दौड़ पड़े। वांग शेन ने वहां खड़े ट्रकों को देखा और खुशी से बताया कि गाड़ियां और उनका ईंधन बिल्कुल सही सलामत है। ट्रकों के स्टार्ट होते ही लिन झो ने कड़क आवाज में सबको 3 टीमों में बंटकर जल्दी से राशन
लूटने का आदेश दिया। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था। हम सब तेजी से गोदाम के बंद शटर की तरफ दौड़े। मैंने सबको पीछे हटने को कहा और एक जोरदार लात मारकर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये जंग लगा लोहे का शटर बहुत भारी था, पर मैं हार मानने वाला नहीं था। एक जोरदार चीख के साथ मैंने आखिरकार इसे ऊपर उठा ही दिया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे हाथ में मेरी चमकती हुई नीली बंदूक थी और सामने इतनी सारी सुरक्षित सामग्रियां। हम तो सच में मालामाल हो गए। मैंने तुरंत अपने साथियों को अंदर बुलाया। जल्दी अंदर आओ। हमारी टीम के एक बुजुर्ग को एक डिब्बा मिला। उसे देखते ही वो फफक फफक कर रोने लगे। वो असल में दवाइयां थी। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर उनके बच्चे को ये दवा पहले मिल जाती तो शायद वो उसे बचा लेते। लेकिन ये भावुक होने का समय नहीं था। मैंने उनसे कहा, सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। अपने हाथ पैर तेज चलाओ और जल्दी से सारा सामान समेटो। सुबह हो चुकी थी। मैं बाहर आया और अपने एक साथी से मिला। मैंने उसे बताया कि मेरी तरफ का सामान लगभग ट्रकों में लादा जा चुका है और अब मैं बाकी साथियों की मदद करने जा रहा हूँ। उसने कहा कि वो यहाँ का काम खत्म करके जल्द ही हमारे पीछे आएगा। तभी वो बुजुर्ग मेरे पास आए। उनकी आंखों में हल्की सी निराशा थी। उन्होंने बताया कि अनाज गोदाम तो खाली कर लिया गया है। 2 ट्रक भर के चावल और आटा मिला है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की बिजली कटने से सारा मांस सड़ चुका है। मैंने मुस्कुराकर उन्हें सांत्वना दी। इतना काफी है। हमारे पास अनाज, दवाइयाँ और तेल है। हम सबका जिंदा रहने के लिए इतना बहुत है। मेरे साथी ने जोर से आवाज लगाई, सभी लोग गाड़ियों में बैठो, हम घर जा रहे हैं। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमारे ट्रकों का काफिला उस वीरान और खंडहर हो चुके शहर से होते हुए हमारे शिविर की तरफ निकल पड़ा। रात का समय था और हमारे शिविर पर लाशों के एक बड़े झुंड ने हमला कर दिया था। मैं दीवार के ऊपर खड़ा था। मेरी जादुई बंदूक मेरे हाथ में थी। मैं देखना चाहता था कि इस दूसरे स्तर के जादुई हथियार की असली हद क्या है। मैंने ट्रिगर दबाया और एक भयंकर नीली ऊर्जा ने सामने खड़े सारे दुश्मनों को पल भर में राख कर दिया। तभी मेरी छोटी सी जादुई परी मेरे कंधे पर प्रकट हुई। उसने मुझे चेतावनी दी कि सामान्य स्थिति में मैं दिन में केवल 5 बार ही बिना अपनी ऊर्जा खोए इस बंदूक को चला सकता हूँ। अगर मैंने इससे ज्यादा गोलियां चलाई तो ये चुपचाप मेरे ही शरीर की जीवन शक्ति चूसने लगेगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कहा, मेरी असाधारण शारीरिक क्षमता के लिए ये छोटी सी ऊर्जा कुछ भी नहीं है। ये तो समंदर में एक बूंद के बराबर है। अगर मैं दर्जनों गोलियां भी चला दूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ के दुश्मन लगभग साफ हो चुके थे। अब मुझे अपनी दूसरी साथी के पास जाना था, लेकिन दूसरी तरफ हालात बहुत खराब थे। मेरी एक साथी जिसकी आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहती है, वो हमारे एक घायल और बेहोश साथी को लेकर दीवार से नीचे कूदी। उसने मुझे आवाज दी और कहा कि जल्दी से गाड़ी चालू करो। हमारा साथी अब और नहीं सह सकता। हमें तुरंत शिविर वापस लौटना होगा। हम बिना एक पल गवाए गाड़ी को पूरी रफ्तार से शिविर की तरफ दौड़ाने लगे। रात के अंधेरे में हमारी गाड़ी धूल उड़ाते हुए मंजिल की ओर बढ़ रही थी। शिविर पहुंचते ही हमने अपने घायल साथी को बाहर निकाला। मैंने तुरंत हमारे बुजुर्ग वैद्य को बुलाया। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए अपनी जादुई हरी ऊर्जा से उसका इलाज शुरू कर दिया। उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। मैंने अपनी उस साथी से पूछा, हमारा तो ये तय हुआ था कि तुम सिर्फ दीवार से दूर से ही हमला करोगी, फिर ये सब कैसे हो गया? वो इतना बुरी तरह घायल कैसे हुआ? उसने बताया कि वहाँ 2 बहुत ही चालाक दूसरे स्तर के राक्षस थे जो जानबूझकर साधारण लाशों की भीड़ में बहुत गहराई में छुपे हुए थे। जैसे ही वो लोग छोटे दुश्मनों को मार रहे थे, उन राक्षसों ने अचानक हमला कर दिया। इस घायल साथी ने अपनी जान पर खेल कर उसे धक्का दिया और खुद वो वार अपने ऊपर ले लिया, जिससे वो लाशों के झुंड में जा गिरा। उसे बचाने के लिए ही वो दीवार से नीचे कूदी थी। मेरे साथी ने उसे समझाते हुए कहा, खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब अचानक हुआ। मैं जाकर उसकी हालत देखता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। उसने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, अगर तुम दक्षिणी द्वार पर जाकर उन राक्षसों का खात्मा नहीं करते तो मैं कभी वहाँ से बच नहीं पाती। मैंने उसे शांत करते हुए कहा कि दोस्तों के बीच इतने शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझे 2 चमकते हुए जादुई क्रिस्टल दिए। ये दूसरे स्तर के क्रिस्टल थे, एक मेरे लिए और एक उसके लिए। उसने बताया कि उस राक्षस की खाल उसने घायल साथी के लिए रख ली है। मैंने कहा, ये बिल्कुल सही बंटवारा है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तभी मेरी जादुई परी ने मुझे बधाई दी। मुझे उस क्रिस्टल से 100 ऊर्जा बिंदु मिले थे और पहले मारे गए दुश्मनों के पॉइंट्स मिलाकर अब मेरे पास कुल 240 ऊर्जा बिंदु हो चुके थे। परी ने बताया कि अब मैं अपने हथियारों को और भी अपग्रेड कर सकता हूँ। मैं भी समझ गया था कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करने के बाद मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शिविर में हलचल शुरू हो गई। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि इस बार हमने जो सामान इकट्ठा किया है वो बहुत ज्यादा है। हम आधा सामान आपस में बांट लेंगे और बाकी का आधा शिविर के बाकी बचे हुए लोगों को दे देंगे। मैंने भी हामी भर दी क्योंकि उन्हें भी जिंदा रहने के लिए इसकी बहुत जरूरत थी। बोरियों का इतना बड़ा पहाड़ देखकर शिविर के लोग आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी तो किस्मत खुल गई है। इतना सामान है कि मैं आधे साल तक आराम से बैठकर खा सकता हूँ। कोई जलते हुए कह रहा था कि मैं एक जादुई इंसान हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिला है। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मेरा साथी मेरे पास आया और बोला, तुम्हारा सामान बहुत ज्यादा है, ये तुम्हारी छोटी सी गधा गाड़ी में बिल्कुल नहीं आएगा। हम कई बड़े ट्रक लेकर आए हैं, तुम उनमें से एक चुन लो। सफर करना हो या सामान रखना, गाड़ियां गधे से बहुत बेहतर होती हैं। मैंने कहा, ठीक है, मेरे लिए एक बड़ा ट्रक निकलवा दो। लोग खुशी खुशी मेरा सामान ट्रक में लाद रहे थे। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। मेरा गधा भी शीशे में देखकर मजे से आवाजें निकाल रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरा गधा जमीन पर बुरी तरह
तरह गिर पड़ा और उसके शरीर से भयंकर नीली बिजली निकलने लगी। मेरे साथी ने दूर से ही मुझे चीखते हुए बुलाया, जल्दी इधर आओ, तुम्हारे गधे को कुछ हो गया है। मैं तुरंत भागकर वहां पहुंचा। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। मैं घबरा गया, क्या हुआ इसे? अभी तो ये बिल्कुल ठीक था, अचानक ऐसा कैसे हो गया? मेरी आंखों पर पट्टी बांधने वाली साथी ने आगे बढ़कर कहा, ये ऊर्जा, इसके शरीर के अंदर की जादुई शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी है। ये अभी एक नए रूप में बदल रहा है, ये इसका विकास है। मेरे साथी ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ ये मुमकिन है, वे जादुई क्रिस्टल ही इस तरह के बदलाव और विकास की असली वजह होते हैं। मुझे लगा कि ये शायद किसी तरह का जादुई बदलाव है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कुछ दिन पहले इसे निचले स्तर के जादुई क्रिस्टल खिलाए थे, पर तब तो ये बिल्कुल ठीक था, और आज तो मैंने इसे कोई क्रिस्टल नहीं दिया। फिर अचानक ये ऊर्जा कहाँ से फूट पड़ी? ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी मुझे कुछ शक हुआ और मैं भागकर अपनी गाड़ी की ओर गया। मैंने गाड़ी के अंदर जाकर अपना बक्सा खोला, वो पूरी तरह से खाली था। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने उस गधे को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें सामान की रखवाली करने के लिए कहा था और तुम खुद ही चोर निकले। मेरे सारे जमा किए हुए क्रिस्टल तुमने छुप कर खा लिए, यहाँ तक कि दूसरे स्तर के क्रिस्टल भी बिना डरे निकल गए। अब अगर तुम ये ऊर्जा ना सह पाने के कारण फटकर मर भी जाओ तो ये तुम्हारी ही गलती है, मूर्ख गधे। मेरी साथी ने चिल्लाकर मुझे पीछे हटने को कहा, क्योंकि गधे के शरीर के अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। एक भयंकर जादुई आवरण उसके चारों ओर फैलने लगा। मैंने तुरंत सबको आदेश दिया, सभी लोग तुरंत पीछे हटें, साधारण लोग इस इलाके से दूर चले जाएं, जल्दी। मेरी साथी ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ये अपना मानसिक संतुलन खोकर एक खूंखार राक्षस में बदल गया और तुम इस पर वार नहीं कर पाए तो मैं इसे मार दूंगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो भयंकर ऊर्जा शांत हो गई। मेरा गधा बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी जादुई चमक थी। जादुई परी ने मुझे बधाई देते हुए कहा, मालिक आपके पालतू जानवर का विकास सफल रहा, ये अब पहले स्तर का एक आध्यात्मिक जानवर बन चुका है। मैंने अपने गधे की तरफ देखते हुए कहा, मूर्ख गधे, तुझे पता भी है कि तूने क्या खाया है, बस खाता जा, एक दिन ज्यादा खाने से ही मरेगा तू। अचानक वो गधा बिजली की रफ्तार से दौड़ा और पलक झपकते ही वापस मेरे पैरों के पास आकर खड़ा हो गया। मैं उसकी इस रफ्तार को देखकर हैरान था। मैंने उससे कहा, तुझे तो दौड़ना बहुत पसंद था ना, अब क्यों रुक गया? मेरा एक साथी भागता हुआ आया और बोला, भाई तुम्हारा ये गधा तो बहुत तेज दौड़ता है, आज जो हमने दूसरे स्तर का खूंखार काला कुत्ता मारा था ये उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। तभी हमारा सबसे ताकतवर साथी हंसते हुए आगे आया और बोला, सिर्फ तेज रफ्तार का क्या फायदा, अभी मैं इसे मजा चखाता हूँ। उसने गधे की पीठ पर छलांग लगाई और बोला, जरा मैं भी तो देखूं कि तुझमें कितनी ताकत है। लेकिन गधे ने एक ही झटके में भयंकर बिजली का वार किया और उसे धूल चटा दी। मेरी साथी उसकी ताकत देखकर हैरान रह गई, कितनी भयंकर ताकत है। इसने अपना होश नहीं खोया, बल्कि ये और भी शक्तिशाली हो गया है। रात के समय अलाव के पास बैठकर मैंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये साधारण सा गधा एक आध्यात्मिक जानवर में बदल जाएगा। मैंने अपने साथी से कहा कि उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। मैंने उन्हें बताया कि आध्यात्मिक जानवर असल में होते क्या है, क्या वो उन खूंखार राक्षसों की तरह अचानक पागल नहीं हो जाएंगे। मैंने उन्हें समझाया, दुनिया तबाह होने के बाद सिर्फ इंसानों को ही जादुई शक्तियां नहीं मिली, जानवरों में भी बदलाव आए हैं। ज्यादातर जानवर इसे सह नहीं पाते और खून के प्यासे राक्षस बन जाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने जानवर अपना होश बनाए रखते हैं और इंसानों के करीब रहते हैं। उन्हें ही सरकार ने आध्यात्मिक जानवर का नाम दिया है। मुझे पता चला है कि सबसे बड़े सुरक्षित ठिकानों में से एक जिनलिंग बेस की रखवाली एक तीसरे स्तर का आध्यात्मिक जानवर ही करता है। उसकी ताकत बेहद खौफनाक है और उसने कई बार राक्षसों के हमले को अकेले ही रोका है। ये सुनकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपनी टीम से कहा, दोस्तों इस बार हमें भारी मात्रा में सामान मिला है, खाने की कोई कमी नहीं है। मेरा सुझाव है कि अब हम यूं ही यहाँ वहाँ भटकना छोड़ें और पूरी रफ्तार से सीधे जिनलिंग बेस की तरफ चलें। मेरी साथी ने पूछा, क्या जिनलिंग सच में सुरक्षित है? इस तबाही में अब सुरक्षित जगह कहाँ बची है? मैंने जवाब दिया, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, ये सच है, लेकिन जिनलिंग एक बहुत बड़ा सरकारी ठिकाना है। वहाँ की सुरक्षा बहुत मजबूत है और कई ताकतवर लोग वहाँ पहरा देते हैं। सरकार ने उसे इसलिए बनाया है ताकि इंसानियत को पूरी तरह से खत्म होने से बचाया जा सके। उसने पूछा, क्या रेडियो पर किसी और सुरक्षित ठिकाने की खबर है? मैंने बताया, राजधानी और कुछ अन्य बड़ी जगहों पर भी बड़े ठिकाने हैं। सरकारी रेडियो लगातार प्रसारण कर रहा है कि सभी बचे हुए लोग एक साथ मिलकर रहें। हमारा ताकतवर साथी अपनी जगह से उठा और बोला, डरने की क्या बात है, जितने राक्षस आएंगे मैं सबको अकेले मार गिराऊंगा। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। राक्षस न सिर्फ इंसानों को खाकर ताकतवर होते हैं, बल्कि वे आपस में एक दूसरे को खाकर भी अपनी ताकत बढ़ा लेते हैं। ताजा खबर के मुताबिक एक चौथे स्तर का राक्षस पैदा हो चुका है जिसकी ताकत दुनिया तबाह कर सकती है, और हम इंसानों में अब तक कोई भी चौथे स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अगर हम बाहर भटकते रहे तो किसी ऊंचे स्तर के राक्षस से टकराकर मारे जाएंगे। जिंदा रहने का एकमात्र तरीका किसी सरकारी ठिकाने पर जाना है। मैंने अपना फैसला सुनाया तो फिर तय रहा, हम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। हमारी मंजिल है जिनलिंग बेस। हमारा काफिला वीरान और खंडहर हो चुकी सड़कों पर धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी दूरबीन से निगरानी कर रहे मेरे एक साथी ने मुझे आवाज दी, कप्तान आगे कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपने रेडियो पर आदेश दिया, सभी गाड़ियां वही रोक दो, आगे कोई खतरा हो सकता है। जादुई परी ने मेरे कान में चेतावनी दी, मालिक सामने से कई शक्तिशाली और जादुई ऊर्जाओं का एहसास हो रहा है, आपको सावधान रहना होगा। मैंने अपने ताकतवर साथी और बुजुर्ग वैद्य को आदेश दिया, तुम दोनों यही रुककर गाड़ियों की सुरक्षा करो। ताकतवर साथी ने अपना मुक्का तानते हुए कहा, फिक्र मत करो, अगर कोई भी इधर आया तो मैं उसे यहीं कुचल दूंगा। बुजुर्ग ने भी भरोसा दिलाया कि वो पीछे का पूरा ध्यान रखेंगे। मैंने अपने बाकी दो साथियों से कहा कि वो मेरे साथ आगे चले, हमें देखना होगा कि वो लोग कौन है। हम अपनी जादुई गधा गाड़ी से आगे बढ़े। थोड़ी दूर
दूर जाकर मैंने अपने साथी से कहा, तुम यहीं रुककर अपनी बंदूक से हमें पीछे से कवर देना, मैं और चीची आगे जाकर स्थिति देखते हैं। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। मैंने अपनी जादुई नीली बंदूक तैयार की और कहा, अगर मुझे उन लोगों में कोई भी चालाकी दिखी तो मैं उन्हें सीधा मौत के घाट उतार दूंगा। हम दोनों पैदल ही उन अनजान लोगों की तरफ बढ़े। सामने से कुछ खूंखार से दिखने वाले लोग हमारी तरफ आ रहे थे। उनके लीडर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, नमस्ते, मेरा नाम गु वेनियुआन है। इस काफिले के कप्तान को मेरा सलाम। मैंने भी हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। मैं लिन झो हूँ और ये मेरी साथी हुआ चीची है। उस लीडर की नजर मेरी साथी पर गई और उसने कहा, ओह नमस्ते सुंदरी। तभी उस अजनबी लीडर की आंखों में एक जादुई पीली चमक आई। उसकी उस खास दृष्टि ने दूर से ही हमारे काफिले को स्कैन कर लिया। उसने देख लिया था कि हमारे ट्रकों में भारी मात्रा में अनाज और कीमती सामान लदा हुआ है। उसके एक आदमी ने दूर से इशारा किया, मानो उन्होंने ये तय कर लिया था कि आज उनके हाथ एक बहुत बड़ा और कीमती शिकार लगा है। सामने खड़े उस सुनहरे बालों वाले गुंडे ने हमारी गधा गाड़ी देखकर जोर से ठहाका लगाया। वो हमारा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि आज के जमाने में भी लोग गधे की सवारी कर रहे हैं। उसने तंज कसते हुए कहा कि हमारी हालत बहुत खस्ता है, इसलिए हमें उनके साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि कम से कम एक कार में बैठने का मौका तो मिले। तभी उनके खूंखार से दिखने वाले लीडर ने हमें घूरते हुए कहा कि हमारे पास तो बहुत सारा कीमती सामान है, फिर हम इस गधा गाड़ी में क्यों धक्के खा रहे हैं। वो सुनहरा बालों वाला गुंडा लालच से भर उठा। उसने कहा कि चूंकि हम उनके इलाके में आ गए हैं तो हमें अपना सारा सामान उनके हवाले कर देना चाहिए। मैंने शांति से जवाब दिया कि अगर उन्हें हमारा सामान चाहिए तो वे जादुई क्रिस्टल या किसी अन्य कीमती चीज के बदले हमसे व्यापार कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर उस गुंडे ने बेशर्मी से कहा कि अगर हम सामान नहीं देंगे तो हमें अपनी जान देनी होगी। उसकी गंदी नजर मेरी साथी पर गई और उसने कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की इस गधे के साथ अच्छी नहीं लगती, उसे उसके साथ चलना चाहिए जहाँ वो उसे ऐश कराएगा। मेरी साथी ने बिना एक शब्द कहे अपनी जादुई तलवार निकाली और पलक झपकते ही उस पर एक बर्फीला वार कर दिया। दर्द से तड़पते हुए उस गुंडे ने चीख कर कहा, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैंने अपनी नीली जादुई बंदूक से उस पर सटीक निशाना लगाया और उसे वहीं ढेर कर दिया। अपने आदमी को इस तरह मरते देख उनका लीडर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे आदमी को मेरे ही सामने मार दिया। अब मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि हम सबको मार डालें और हमारा सामान और इस लड़की को कब्जे में ले लें। मेरी साथी ने उनकी इस बेवकूफी पर बस एक गहरी सांस ली। उनका लीडर चिल्लाया कि कोई भी मुझे गोली चलाने का मौका न दे और सीधे मेरे करीब आकर हमला करे। मैंने तुरंत अपनी सुनहरी बंदूक निकाली और सामने वाले को उड़ा दिया। इसके बाद मैंने अपनी बंदूक अंदर रखी और उनके एक विशालकाय आदमी से हाथापाई शुरू कर दी। मेरा गधा भी पीछे नहीं रहा और उसने भी दुश्मनों पर बिजली की तरह हमला कर दिया। मैंने एक जोरदार लात मारकर उस विशालकाय आदमी को जमीन पर धकेल दिया। मेरी ताकत देखकर दुश्मन के गुर्गे घबरा गए। वे मेरे हथियार अपग्रेड करने वाले साथी से पूछने लगे कि क्या वो सिर्फ एक मामूली सपोर्टर नहीं था। उनका लीडर भी मेरी शारीरिक ताकत देखकर हक्का बक्का रह गया। दूसरी तरफ मेरी साथी ने भी अपनी जादुई तलवार से एक ही झटके में उनके एक ताकतवर आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अब मेरी बारी थी। मैंने अपनी नीली बंदूक फिर से निकाली। हमारे भयानक रूप को देखकर वो गुंडे समझ गए कि हम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि उनसे भी बड़े राक्षस हैं। वे अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन मैंने एक एक करके उन सभी को अपनी गोलियों से भून डाला। लड़ाई खत्म होते ही मेरी जादुई परी प्रकट हुई और उसने दुश्मनों का खात्मा करने और नए जादुई क्रिस्टल हासिल करने पर मुझे बधाई दी। हम वहाँ बंधक बनाए गए लाचार लोगों के पास पहुंचे। तभी हमारी गाड़ियां भी वहाँ आ गई। मेरे ताकतवर साथी ने उन डरे हुए लोगों से कहा कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन गुंडों का खात्मा हो चुका है और अब कोई भी उन पर जुल्म नहीं करेगा। ये सुनकर उन लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने उनके सामने जाकर कहा कि मैं उन्हें एक मौका दे रहा हूँ। जो चाहे वो खुशी से हमारे काफिले में शामिल हो सकता है, लेकिन यहाँ सबको अपनी मेहनत से खाना होगा। मैं किसी से भी कोई भी शर्मनाक या गलत काम नहीं करवाऊंगा। उन लोगों ने जमीन पर सिर झुकाकर हमें अपना रक्षक मान लिया और हमें उन्हें एक नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद कहा। हमने उन्हें खाने के लिए ताजा ब्रेड दी, जिसे देखकर वे फफक फफक कर रो पड़े। रात के समय मैंने एक दूसरे स्तर का चमकता हुआ क्रिस्टल मेज पर रखा। मैंने अपने ताकतवर साथी से कहा कि वो इसका इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों को दूसरे स्तर तक बढ़ा ले ताकि हमारी टीम की ताकत और बढ़ सके। मैंने उसे बताया कि आगे मिलने वाले क्रिस्टल उसे नहीं दिए जाएंगे। बचे हुए क्रिस्टल में से मैंने 15 अपने गधे वाले साथी को दिए, 15 अपनी तलवारबाज साथी को और 10 अपने पास रख लिए। उसने मुझे इसके लिए धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि अगर किसी को कोई ऐतराज नहीं है तो, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही दूर आसमान में एक भयंकर लाल धमाका हुआ। खतरे का एहसास होते ही मैंने सबको तुरंत गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलने का आदेश दिया। हमारा काफिला पूरी रफ्तार से धूल उड़ाता हुआ भाग रहा था। मैं अपनी गधा गाड़ी में शांति से बैठा था, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा दबाव महसूस हो रहा था। पीछे की हवा किसी तेज चाकू की तरह ठंडी और जानलेवा लग रही थी। मुझे ये बेबसी का एहसास बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैंने अपने जादुई क्रिस्टल निकाले और परी से उन्हें इस्तेमाल करने को कहा। परी ने मेरी मानसिक शक्तियों को पूरी तरह से बढ़ा दिया। अब मेरी मानसिक शक्ति 250 पॉइंट्स के पार जाकर एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। इस शक्ति के साथ मैंने अपनी आंखें बंद की और आसपास के पूरे 1 किलोमीटर के इलाके को अपने दिमाग में स्कैन कर लिया। यह एहसास बहुत ही अद्भुत था। मेरी इस विशाल मानसिक शक्ति की तरंगे इतनी तेज थी कि मेरी साथी
साथी को लगा जैसे कोई बहुत बड़ी और गर्म आंखें उसे देख रही हो। हमारे बुजुर्ग वैद्य भी इस भयानक मानसिक दबाव से कांप उठे। वो सोच रहे थे कि इतनी विशाल मानसिक शक्ति किसकी हो सकती है। जब उन्हें पता चला कि ये मेरी गधा गाड़ी से आ रही है तो वे हैरान रह गए कि एक ही इंसान के पास इतनी भयंकर शारीरिक और मानसिक शक्ति कैसे हो सकती है। मैं उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। अचानक मेरी खतरे की घंटी बज उठी। मौत का खौफनाक एहसास मेरे रोम रोम में दौड़ गया। मेरी साथी ने भी महसूस किया कि हवा में खून और मौत की भयंकर गंध है। बुजुर्ग वैद्य ने रेडियो पर पूरी रफ्तार से गाड़ियां भगाओ, पीछे कोई बहुत बड़ी और खौफनाक चीज है। मेरी मानसिक सीमा सिर्फ 1 किलोमीटर तक थी और मुझे हर हाल में अपने काफिले को बचाना था। मैंने अपनी शक्तियों को और तेज किया और आखिरकार उस खतरे को ढूंढ निकाला। वो एक खौफनाक विशालकाय लाल भेड़िया था जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके साथ कई छोटे भेड़िए भी थे। वो तीसरे स्तर का एक भयंकर राक्षस था जो अपनी पूरी ताकत के चरम पर था। ये एक खूंखार खूनी भेड़िया था। मैंने तुरंत अपनी मानसिक शक्तियों को पीछे खींच लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वो खूंखार भेड़िया पागल होकर हम पर हमला कर दे। वो भेड़िया उन मरे हुए गुंडों की लाशों के पास पहुंचा और एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसकी वहशी लाल आंखें और उसका विशालकाय रूप किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वो अपनी जगह से छलांग लगाते हुए सीधे हमारी गाड़ियों के पीछे भागने लगा। मेरी गधा गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे हुए आम लोग डर के मारे अपने सिर पकड़कर कांपने लगे थे। मैंने गाड़ी का शीशा देखा और मुझे तुरंत समझ आ गया कि असल में हुआ क्या है। मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, लानत है। उन मरे हुए गुंडों की लाशें इस राक्षस का निवाला बन गईं और उन्हें खाकर ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और अब ये तेजी से हमारा पीछा कर रहा है। मेरी साथी ने भी अपनी जादुई तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, कप्तान, इसकी रफ्तार बहुत तेज है, हम इससे बचकर नहीं भाग सकते। हमें हर हाल में लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तभी मेरी जादुई परी मेरे कंधे पर प्रकट हुई और उसने घबराते हुए मुझे चेतावनी दी, मालिक सावधान, तीसरे स्तर के उस खूंखार लाल भेड़िए ने हमारे काफिले को अपना शिकार चुन लिया है। वो बहुत तेजी से आ रहा है और सिर्फ 30 सेकंड में वो हम तक पहुंच जाएगा। कृपया इस भयानक और बड़े स्तर की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लें। मैंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ निडर होकर कहा, आने दो उसे। आज इस बात का फैसला हो ही जाएगा कि कौन किसका शिकार बनता है और कौन किसकी ताकत बढ़ाता है। मैं अपनी गधा गाड़ी को पूरी ताकत से आगे दौड़ा रहा था लेकिन वो विशाल और भयानक भेड़िया लगातार हमारे करीब आता जा रहा था। मेरी जादुई परी ने मुझे बताया कि पीछे से आ रही उस तीसरे स्तर के राक्षस की ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो पलक झपकते ही 3000 मीटर से 2000 मीटर की दूरी पर आ गया। हम जल्द ही उसकी पहुंच में आ जाएंगे, वो हमें पकड़ने ही वाला है, परी ने चेतावनी दी। मैंने तुरंत अपना रेडियो निकाला और अपने साथियों पर चिल्लाते हुए कहा, लानत है, इस जानवर की रफ्तार तो भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को ही झुठला रही है। दूसरी गाड़ी में बैठा हमारा ताकतवर साथी भी उस भेड़िए के खौफनाक दबाव को महसूस कर पा रहा था। उसने पसीने से लथपथ होकर रेडियो पर कहा, कप्तान, इसका दबाव बहुत ही भयानक है। मेरे शरीर के अंदर बहने वाली जादुई ऊर्जा की गति भी इसके खौफ से धीमी पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि ये राक्षस आज हमारी जान लेकर ही मानेगा। मेरी साथी ने भी अपनी घबराहट जताते हुए कहा, कप्तान, हवा में खून और मौत की गंध बहुत तेज हो गई है और हमारे बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। मेरी मानसिक शक्तियों को हमारे ठीक पीछे एक भयानक आग महसूस हो रही है जिसने मेरा दम घोंट कर रख दिया है। तभी उस खूंखार भेड़िए ने हमारे काफिले की सबसे पीछे वाली गाड़ी पर एक जोरदार और जानलेवा हमला कर दिया। एक भयंकर धमाके के साथ वो भारी भरकम ट्रक हवा में उछल गया और पलटकर बुरी तरह जमीन पर जा गिरा। ट्रक में बैठे बेकसूर और लाचार लोग दर्द और खौफ से चीखने लगे। वो भेड़िया उस पलटे हुए ट्रक के पास पहुंचा और एक खौफनाक दहाड़ लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक इंसान को अपने भारी पंजों तले कुचल कर मार डाला। ये खौफनाक नजारा देखकर हमारे बुजुर्ग वैद्य ने तुरंत अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़े। उन्होंने बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी हरी जादुई शक्तियों का आह्वान किया। उन्होंने जमीन पर हाथ मारा और जादुई हरी बेलों को बाहर निकाला। जादुई हरी बेलें, उठो। बुजुर्ग वैद्य के इतना कहते ही विशाल और मजबूत हरी बेलें जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकली और उस खूंखार भेड़िए को चारों तरफ से कसकर जकड़ लिया। हमारे ताकतवर साथी ने अपनी गाड़ी से ये देखकर खुश होते हुए कहा, कमाल कर दिया। बुजुर्ग वैद्य की जादुई शक्तियों ने उस राक्षस को पूरी तरह से काबू में कर लिया है। लेकिन उनकी यह खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। उस खूंखार भेड़िए ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही झटके में उन मजबूत जादुई बेलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बुजुर्ग वैद्य ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक हरी जादुई गोली निकाली और उसे खाकर अपनी शक्तियों से एक विशाल जादुई ढाल बना दी। लेकिन वो भेड़िया इतना ताकतवर था कि उसने एक ही छलांग में उस ढाल को चकनाचूर कर दिया और बुजुर्ग वैद्य को हवा में उड़ा दिया। वो बुजुर्ग वैद्य बुरी तरह जमीन पर आ गिरे। हालात को पूरी तरह से बेकाबू होते देख मैंने रेडियो पर अपने सभी साथियों को अंतिम आदेश दिया, सभी लोग ध्यान से सुनो, अब कोई भी अपनी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश नहीं करेगा। इस तीसरे स्तर के भेड़िए की रफ्तार हमसे कहीं ज्यादा है। अगर हम इसी तरह भागते रहें तो ये रास्ते में ही हमें एक एक करके पकड़ लेगा और चीर फाड़ कर खा जाएगा। जो भी जिंदा रहना चाहता है वो तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और अपने हथियार उतारे। अगर जान बचानी है तो हमें इस राक्षस का डटकर सामना करना ही होगा। हम सब एक साथ मिलकर इस पर हमला करेंगे। मेरे इतना कहते ही मेरा गधा तेजी से गाड़ी लेकर आगे भागने लगा। मैंने उसे देखकर मन ही मन सोचा कि ये जानवर सच में बेवकूफ होते हैं। वो मुश्किल से दूसरे स्तर का है और इस तीसरे स्तर के राक्षस से अकेले लड़ना चाहता है। ये तो सीधे सीधे मौत को बुलावा देना है। इस तबाह हुई दुनिया में किसी भी तरह अपनी जान बचाकर जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। हमारा ताकतवर साथी अपनी भारी कुल्हाड़ी लेकर सबसे पहले उस भेड़िए पर टूट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया लेकिन उस भेड़िए की मजबूत चमड़ी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरी साथी ने भी अपनी जादुई बर्फीली तलवार से उस पर हमला किया पर भेड़िए की खाल इतनी सख्त
सख्त थी कि उसकी तेज तलवार भी उसे चीर नहीं पाई। उल्टे उस भेड़िए ने एक जोरदार पलटवार किया और उन दोनों को दूर फेंक दिया। इसके बाद उस राक्षस ने खुद को तेजी से ठीक करना शुरू कर दिया। उसकी ठीक होने की क्षमता अद्भुत थी। तभी मैंने अपनी नीली जादुई बंदूक निकाल ली। मैंने बिना पलक झपकाए उस खूंखार राक्षस पर लगातार कई सटीक फायर किए। मेरी जादुई गोलियों की ताकत ने एक भयंकर नीले धमाके के साथ उसे दूर धकेल दिया और आखिरकार वो खूंखार भेड़िया हार कर धूल में मिल गया। मैंने चैन की सांस लेते हुए अपनी बंदूक नीचे की और कहा, खतरा अब पूरी तरह टल गया है, अब हम रुक सकते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद मेरी जादुई परी बाहर आई और बोली, मालिक, मैंने महसूस किया है कि आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत कमजोर हो गई है। सिर्फ 50 ऊर्जा बिंदुओं का इस्तेमाल करके मैं आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती हूँ और आपको आपके सबसे मजबूत रूप में वापस ला सकती हूँ। मैंने सिस्टम को आदेश दिया और पल भर में एक सुनहरी रोशनी ने मुझे घेर लिया। मेरी सारी थकान दूर हो गई और मैं फिर से अपनी पूरी ताकत में आ गया। मैं अपनी गधा गाड़ी के पास गया और अपने गधे को प्यार से पुचकारते हुए सहलाने लगा। दूसरी तरफ बुजुर्ग वैद्य हमारे घायल ताकतवर साथी का इलाज कर रहे थे। वो दर्द से कराह रहा था, पर उसने अपनी हिम्मत दिखाते हुए कहा, बुजुर्ग वैद्य, अभी मेरे बाहरी घाव की चिंता मत करो, पहले मेरी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दो, मैं अभी और दर्द सह सकता हूँ। मैंने एक और नीले रंग का जादुई क्रिस्टल निकाला और अपने वफादार गधे को खिला दिया। आखिरकार हमने एक बहुत बड़े और खौफनाक खतरे को पार कर लिया था। मैं जियो हुई के पास बैठा था और मैंने अपने साथी झांगशुन से पूछा कि क्या वो अब भी हथियारों को अपग्रेड कर सकता है। मैंने उसे कुछ नीले क्रिस्टल देते हुए अपने पिस्तौल को दूसरे स्तर तक अपग्रेड करने का अनुरोध किया, लेकिन झांगशुन ने मना कर दिया। उसका कहना था कि आज उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हो चुकी है और उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो ये काम कल करेगा। मैंने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और उसे आराम करने के लिए कहा। मैंने वो क्रिस्टल से भरी थैली उसे थमा दी और कहा कि जब भी उसे सुविधा हो वो ये काम कर दे। वो थैली लेकर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। इसके बाद मैं अपने बाकी साथियों के पास गया। वहाँ हमारी टीम के लोग आराम कर रहे थे। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हमें उसी रास्ते पर वापस लौटना चाहिए जहां हमने कल अपनी गाड़ी छोड़ी थी। ये सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे चेतावनी दी। उसने कहा, लिंजो, तुम जानते हो कि कल वाला तीसरे स्तर का खूनी भेड़िया कितना खूंखार था। वहां से हम मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे। अब वहां वापस जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। हमारी टीम के एक और ताकतवर साथी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि अगर वो दरिंदा अब भी वहीं हुआ तो हम में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। लेकिन मेरे पास इसका एक ठोस कारण था। मैंने उन्हें समझाया कि हम अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। रास्ते में एक दिन भी रुकने का मतलब है किसी अनजान और खतरनाक तीसरे स्तर के राक्षस से टकराने का खतरा मोल लेना। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है, न गाड़ी है, न ईंधन और न ही खाने का कोई सामान। मैंने उन्हें याद दिलाया कि कल भले ही खूनी भेड़िया वहां था, लेकिन झांगशुन और जियो हुई के हमारे साथ होने से हमारे बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर हम ये दाव जीत जाते हैं और अपना सारा सामान वापस ले आते हैं तो हम पूरी रफ्तार से जिनलिंग बेस की तरफ निकल सकते हैं। दोनों तरफ खतरा है, लेकिन हमें वो रास्ता चुनना होगा जिसमें हमारा फायदा हो। मेरी बातें सुनकर हमारी आंखों पर पट्टी बांधी हुई महिला साथी मान गई। उसका भी यही मानना था कि बिना किसी दिशा के भटकने से अच्छा है कि हम एक ऐसा खतरा मोल लें जिसके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद हमारे ताकतवर साथी ने भी हामी भर दी, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी भी वहीं छूट गई थी। अंत में बुजुर्ग ने भी हार मान ली और बहुमत के साथ चलने का फैसला किया। दूसरी तरफ झांगशुन अपनी गाड़ी पर बैठा ये सब सुन रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं टीम के फायदे के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी मुसीबतें हमारी मुसीबतों से अलग है। अगर कोई जानलेवा स्थिति आई तो वो हमारा साथ नहीं देगा। फिर भी उसने हमारे साथ वापस चलने के लिए हाँ कर दी। हम सब उस कबाड़ और बर्बाद हो चुके इलाके में वापस आ गए। मैंने सबको जल्दी से काम पर लगाया और कहा कि जो भी काम का सामान मिले उसे तुरंत इकट्ठा करो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तभी हमारे ताकतवर साथी झाओ हू को एक पलटी हुई गाड़ी के नीचे अपनी कुल्हाड़ी मिल गई। वो अपनी कुल्हाड़ी पाकर बहुत खुश था। मैंने झाओ हू से कहा कि अब जब उसे अपना हथियार मिल गया है तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन पलटी हुई गाड़ियों को सीधा कर दे, ताकि हम आसानी से ईंधन और खाना ढूंढ सके। उसने बड़े गर्व से यह जिम्मेदारी ली और एक ही झटके में एक भारी कार को हवा में उछालकर सीधा कर दिया। ये देखकर सब अपने अपने काम में लग गए। हमारी महिला साथी को कुछ डिब्बा बंद खाना मिल गया और मैंने बुजुर्ग के साथ मिलकर एक गाड़ी से ईंधन निकालना शुरू कर दिया। उसी वक्त झांगशुन के पास एक छोटी सी जादुई परी प्रकट हुई। उसने झांगशुन से कहा कि ये लोग इतने से सामान के लिए परेशान हो रहे हैं, जबकि अगर ये उसके मालिक के साथ रहें तो रोज शानदार दावत उड़ा सकते हैं। लेकिन झांगशुन ने उसे फालतू बातें बंद करके बस तमाशा देखने को कहा। हमारी मेहनत रंग लाई। मैंने राहत की सांस ली और पसीना पोंछते हुए सबको बताया कि हमारा दाव सही साबित हुआ। अब हमारे पास पर्याप्त सामान और गाड़ी है। मैंने आदेश दिया कि हम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे और 3 दिन के अंदर जिनलिंग बेस पहुंच जाएंगे। सभी के चेहरों पर खुशी थी। हम अपनी गाड़ी और खच्चर बग्गी में बैठकर वहां से निकल पड़े। मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने वॉकी टॉकी पर सबको सतर्क रहने का निर्देश दिया। पीछे बग्गी में झांगशुन ध्यान मग्न बैठा था। तभी उसकी परी ने उसे बताया कि 5 किलोमीटर आगे ऊर्जा की कुछ अजीब हलचल हो रही है और रास्ते को किसी ने साफ किया है। तभी मुझे भी वॉकी टॉकी पर हमारी महिला साथी की आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि ये रास्ता कुछ अजीब है, इसे यकीनन किसी ने साफ किया है। उसने अंदेशा जताया कि आगे कोई और सर्वाइवर टीम हो सकती है, इसलिए हमें बिल्कुल भी लापरवाही
लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और उसकी बात सच निकली। जैसे ही हम आगे पहुंचे हमने देखा कि कुछ लोगों पर भयानक राक्षसों ने हमला कर दिया है। एक विशालकाय मुर्गा और एक काला खूंखार जानवर उन पर टूट पड़े थे। मैंने स्थिति को परखा और वॉकी टॉकी पर कहा कि इन राक्षसों का स्तर ज्यादा ऊंचा नहीं है और इनसे कोई जानलेवा खतरा नहीं है। मैंने अपनी टीम को तुरंत उनकी मदद करने का आदेश दिया। मेरा आदेश मिलते ही झाओ हूं अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस विशाल मुर्गे की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से झांगशुन ने अपनी नीली ऊर्जा वाली बंदूक से गोलियां चलाई और अपने खच्चर जियो हुई को आगे बढ़ने का इशारा किया। जियो हुई की बग्गी से एक जोरदार मिसाइल निकली और सीधे उस मुर्गे को जा लगी। उधर हमारी महिला साथी अपनी चमकती हुई तलवार से उस काले जानवर का डटकर सामना कर रही थी। मैंने भी अपनी स्नाइपर से निशाना साधा और उस मुर्गे पर सटीक वार किया। अंत में झाओ हूं ने हवा में उछलकर अपनी कुल्हाड़ी से उस मुर्गे का काम तमाम कर दिया। वो काला जानवर भी मारा जा चुका था। हमें शिकार से दूसरे स्तर का क्रिस्टल और कुछ मजबूत पंख मिले, जिससे यह साबित हो गया कि हमारी ये लड़ाई घाटे का सौदा नहीं थी। झांगशुन की परी भी हमारी टीम के बेहतरीन तालमेल की तारीफ कर रही थी। जिन लोगों की हमने जान बचाई थी वे हमारे पास आए। उनके मुखिया ने हाथ जोड़कर हमारी इस मदद के लिए आभार व्यक्त किया। उसका कहना था कि अगर हम सही समय पर नहीं आते तो आज उन तीनों का मरना तय था। मैंने सहजता से कहा कि ये तो हमारा फर्ज था। इस तबाह हो चुकी दुनिया में हम सब अपनी जान बचाने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। उस आदमी ने कहा कि वो हमारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। उसने अपना नाम चांग शिंगशान बताया और अपने भाई चांग युआनशान और चचेरे भाई लू जिनहाई से हमारा परिचय करवाया। मैंने उनके पहनावे को देखकर पूछा कि क्या वे लोग लंबे समय से इस इलाके में रह रहे हैं। चांग शिंगशान ने बताया कि वे पास के ही एक गांव के रहने वाले हैं। उसने एक चौंकाने वाली बात कही कि इस तबाही के बाद भी उनका गांव इस पूरे इलाके में एकमात्र ऐसी जगह है जो पूरी तरह से सुरक्षित और पवित्र है। ये सुनकर झाओ हुं को हंसी आ गई। उसने हैरान होते हुए कहा कि बाहर हर तरफ खूंखार राक्षस घूम रहे हैं जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। ऐसे में उनका गांव सुरक्षित कैसे हो सकता है। उसी समय झांगशुन की परी ने फिर से उसे चेतावनी दी। उसने बताया कि उनके 3 किलोमीटर के दायरे में एक बहुत ही खास और अजीबोगरीब ऊर्जा की लहर महसूस हो रही है। चांग शिंगशान ने मुझे बताया कि इस प्रलय के बाद आसपास के सभी गांव तबाह हो गए, लेकिन उनका गांव पूरी तरह सुरक्षित है। वहां ना तो कोई संक्रमण फैला है और ना ही राक्षसों का कोई हमला हुआ है। वे लोग आराम से अपनी फसलें उगाते हैं और उनके पास राशन की कोई कमी नहीं है। बाकी लोगों की तरह उन्हें दर दर भटकना या भूखा नहीं रहना पड़ता। उसकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या बाहर घूमने वाले उन खूंखार राक्षसों की आंखें फूट गई हैं जो वे उनके गाँव का रास्ता भूल गए। इस पर चांग ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा कि उनका गाँव अब तक सिर्फ एक बूढ़ी पीली गाय की वजह से सुरक्षित है। एक बूढ़ी पीली गाय? मैं हैरानी से चौंका। मैंने मन ही मन सोचा, किस्मत हो तो ऐसी। इनकी शुरुआत ही एक ताकतवर रक्षक जानवर के साथ हुई है जो पूरे गांव की रक्षा करता है, और एक मेरा खच्चर जियो हुई है जिसे अपग्रेड करने के लिए मुझे पानी की तरह पैसे और संसाधन बहाने पड़ते हैं। सच में अपनी किस्मत की तुलना दूसरों से करो तो सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिलता। चौंग ने आगे बताया कि वो पहले उनके गाँव की एक आम गाय थी, लेकिन प्रलय के बाद उसका आकार भयानक रूप से बढ़ गया और वो गाँव की रक्षक बन गई। कोई भी छोटे स्तर का राक्षस गाँव के आस पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि वो दूसरे स्तर का खूंखार तेंदुआ भी कभी गांव की सीमा में कदम नहीं रखता। चांग ने हंसते हुए कहा कि वे तीनों भाई आज सिर्फ इसलिए बाहर निकले थे ताकि कुछ राक्षसों का शिकार करके क्रिस्टल इकट्ठा कर सकें। उनका गांव इतना सुरक्षित है कि उन्हें असली लड़ाई का अनुभव ही नहीं मिल पाता और वे हमेशा उस गाय के भरोसे खाली बैठकर अपना राशन खत्म नहीं कर सकते। उसने हमें अपने गाँव चलकर आराम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैंने उसे विनम्रता से ठुकरा दिया क्योंकि हमें एक जरूरी मिशन पूरा करना था। इसके बजाय मैंने उन्हें हमारे साथ जिनलिंग बेस चलने का सुझाव दिया। वो एक आधिकारिक और पूरी तरह से सुरक्षित सरकारी इलाका है जहाँ संसाधन और सुरक्षा दोनों मौजूद हैं। तभी आसमान में अचानक काले कौवों का झुंड उड़ने लगा। मुझे तुरंत किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। मैंने सबको सावधान किया। वो काला तेंदुआ वापस आ गया था और इस बार वो अकेला नहीं था। उसने राक्षसों का पूरा झुंड इकट्ठा कर लिया था, जिनमें 5 दूसरे स्तर के और 5 पहले स्तर के खूंखार जानवर थे। अचानक विशालकाय जंगली सुअरों ने हमारी तरफ दौड़ लगा दी। झाओ हूं ने जोश में आकर उन पर हमला करने की बेवकूफी की। मैंने उसे तुरंत वहां से हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन सुअरों ने जोरदार टक्कर मारकर हमारी गाड़ियों को हवा में उछालकर नष्ट कर दिया। उन गाड़ियों को टूटता देख मुझे बहुत गुस्सा आया। गाड़ियां तो मुझे रास्ते में और भी मिल जाती, लेकिन जमीन पर बिखरे हमारे इतने सारे राशन और कीमती सामान को अब एक एक करके उठाने का वक्त किसके पास था। मैंने सोचा अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस बेवकूफ को पकड़ने में इतनी जल्दबाजी नहीं करता। शायद हमारी कम से कम एक गाड़ी तो बच जाती। चारों तरफ से खूंखार भेड़ियों और सुअरों ने हमें घेर लिया था। मैंने अपनी नीली ऊर्जा वाली बंदूक निकाली और अपनी टीम को शांत रहकर मुकाबला करने को कहा। एक जंगली सुअर मेरी तरफ तेजी से दौड़ा चला आ रहा था। मौत को बुलावा दे रहा है। मैंने बुदबुदाते हुए एक सटीक गोली दागकर उसे वहीं ढेर कर दिया। उधर झाओ हूं ने भी अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली थी और दहाड़ते हुए एक विशाल जानवर पर टूट पड़ा। जानवर की चमड़ी बहुत मोटी थी, लेकिन झाओ हूं के कुल्हाड़ी के जोरदार वार के सामने वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सका। हमारी आंखों पर पट्टी बांधे महिला साथी भी अपनी चमकती नीली तलवार के साथ मैदान में उतर चुकी थी। उसने अपनी फुर्ती से एक भयानक काले राक्षस को पल भर में चीर कर रख दिया। तभी मेरी जादुई पड़ी मेरे सामने प्रकट हुई और मुझे बधाई देते हुए बताया कि मैंने तीसरे स्तर के राक्षस को मार गिराया है, जिससे मुझे 200 पॉइंट्स मिल गए हैं। लेकिन अभी लड़ाई खत्म
खत्म नहीं हुई थी। मैंने एक और सुअर पर गोली चलाकर उसका कवच तोड़ा और चांग की जान बचाई, जिसे चांग ने तुरंत अपनी तलवार से खत्म कर दिया। कुछ ही देर में लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई और सड़क पर चारों तरफ राक्षसों की लाशें बिछी थी। चांग मेरे पास आया और उसने दूसरे स्तर का क्रिस्टल और सुअर का दांत मुझे सौंपते हुए कहा कि ये मेरा है। अगर मैंने गोली चलाकर उसका कवच नहीं तोड़ा होता तो आज उसकी जान नहीं बचती। इसके बाद मुझे मुर्गे वाला क्रिस्टल भी सौंप दिया गया। मैंने वे दोनों क्रिस्टल रख लिए और उनसे कहा कि बाकी राक्षसों के शरीर वे अपने पास रख लें। अब हम बड़े ट्रकों में बैठकर आगे बढ़ रहे थे। चांग ने खिड़की से इशारा करते हुए बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका चांगजिया गांव है। वो इलाका थोड़ा दूर होने की वजह से इस प्रलय की शुरुआत में बच गया था, लेकिन तभी मुझे एक अजीब और खतरनाक ऊर्जा महसूस हुई। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और वॉकी टॉकी पर सबको अलर्ट करते हुए रुकने का आदेश दिया। आगे बहुत बड़ा खतरा था। मैंने अपनी मानसिक शक्तियों से जांचने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण मेरी शक्ति को रोक दिया गया। चांग घबरा गया और मुझसे आगे चलकर जांच करने की मिन्नतें करने लगा। मैंने उसे गंभीरता से बताया कि आगे तीसरे स्तर के कई खतरनाक राक्षस मौजूद हैं। चांग को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि उनके गांव की रक्षक गाय किसी भी राक्षस को रोक सकती है। मैंने तय किया कि हम पहले आगे जाकर स्थिति की पड़ताल करेंगे, लेकिन अगर खतरा हमारी क्षमता से बाहर हुआ तो हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। मैं अपनी टीम की जान बेवजह खतरे में नहीं डालूंगा। हम अपनी गाड़ियों से धूल उड़ाते हुए गांव की तरफ आगे बढ़े। सामने का नजारा बहुत ही भयानक था। धूल के गुबार के बीच गांव के कुछ लोग राक्षसों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। चांग का भाई चीख पड़ा, वो देखो, वो हमारे चाचा हैं। हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे और मैंने बिना समय गवाए अपनी नीली आग उगलने वाली बंदूक तान ली। मैंने अपनी नीली ऊर्जा वाली बंदूक तानी और बिना पलक झपकाए उन राक्षसों पर गोलियों की बौछार कर दी। मेरे सटीक निशानों ने पल भर में उन जानवरों को ढेर कर दी। एक बुजुर्ग आदमी खून से लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। उसने रोते हुए बताया कि गांव खत्म हो गया। 10 से ज्यादा राक्षसों ने अचानक हमला कर दिया। चांग शिंगशान ने घबराकर उस बुजुर्ग को पकड़ा और पूछा, हमारा दिव्य रक्षक जानवर कहाँ है? उसने कुछ किया क्यों नहीं? बुजुर्ग ने बिलखते हुए जवाब दिया कि तीसरे स्तर के 2 खूंखार राक्षसों ने मिलकर हमारे रक्षक पर हमला कर दिया है और अब वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। तभी हमारे सामने 2 विशालकाय लाल खूनी भेड़िए आ गए। मैंने अपनी बंदूक से उन पर फायर किया, लेकिन उनका कवच बहुत मजबूत था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मैंने तुरंत अपनी टीम को पीछे हटने का आदेश दिया। मैंने सबको चिल्लाकर कहा कि जल्दी से ट्रक में बैठो और यहाँ से निकलो। झाहू अभी भी सदमे में था। वो पूछने लगा कि क्या सच में ये तीसरे स्तर के खूनी भेड़िए हैं? मैंने उसे डांटते हुए कहा कि फालतू बातें बंद करो और गाड़ी चला। अगर यहाँ रुकोगे तो मौत पक्की है। गाड़ी आगे बढ़ी तो हमने देखा कि धूल के गुबार के बीच वो विशालकाय रक्षक गाय एक भयानक लाल भेड़िए और एक विशाल काले सांप से लड़ रही थी। रक्षक गाय के शरीर से लावा जैसी ऊर्जा निकल रही थी। लोग डर के मारे जमे हुए। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए उन सबको चिल्लाया कि मौत का तमाशा देखना बंद करो और जल्दी से भागकर गाड़ियों में चढ़ो। मेरे कहने पर सब अपनी जान बचाकर ट्रकों और बग्घियों में चढ़ने लगे। तभी हमारी आंखों पर पट्टी बांधे महिला साथी ने मुझे बताया कि वो खूनी भेड़िया घायल लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है। मेरे दिमाग में तुरंत एक विचार आया। मैंने सोचा कि ये एक सुनहरा मौका है। अगर हम हमेशा ऐसे ही भागते रहें तो ये राक्षस हमारा शिकार करते रहेंगे। उसी वक्त मेरी जादुई परी ने मुझे बताया कि उस तीसरे स्तर के भेड़िए की जान केवल 8% बची है और इसे मारने पर मुझे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। बिना एक पल गवाए मैंने अपने खच्चर जियो हुई को सीधा उस खूनी भेड़िए की तरफ दौड़ा दिया। ये देखकर झांगशन पीछे से चिल्लाया कि मैं पागल हो गया और मुझे तुरंत वापस आ जाना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं अपनी जादुई आंखों से दूरी नाप रहा था। 500 मीटर, 400 मीटर, मैं और करीब गया। रक्षक गाय और खूनी भेड़िया एक दूसरे से भिड़ रहे थे। मैंने सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही मुझे निशाना मिला मैंने अपनी बंदूक से पूरी ताकत के साथ एक जोरदार नीली ऊर्जा की किरण उस भेड़िए के सीने में दाग दी। वो भयानक भेड़िया वही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी ऊर्जा हवा में विलीन हो गई। मेरी जादुई परी ने खुशी से उछलते हुए मुझे बधाई दी। उसने बताया कि मैंने तीसरे स्तर के राक्षस को मार गिराया, जिससे मुझे 1000 ऊर्जा बिंदु मिले हैं और अब मेरा सिस्टम भी अपग्रेड हो चुका है। मैंने अपने हाथों को देखा। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये कर दिखाया। उधर झांगशुन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि तीसरे स्तर का खूनी भेड़िया मेरी एक ही गोली से मारा गया। झाहू भी मेरी ताकत देखकर खुशी से चिल्लाने लगा और चांग शिंगशान ने जमीन पर घुटने टेक कर रोते हुए कहा कि उनके गांव का बदला पूरा हो गया। 1000 ऊर्जा बिंदु। मैंने अपनी बंदूक को निहारते हुए सोचा, ये तीसरे स्तर का राक्षस कोई खतरा नहीं बल्कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा खजाना था। तभी हमारी महिला साथी ने चेतावनी दी कि पहाड़ की ऊर्जा बदल रही है और वो विशालकाय सांप वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बंदूक तानी और कहा, मुझसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है, पहले मेरी बंदूक से तो पूछ ले। मैंने अपनी बंदूक से एक और विनाशकारी नीली किरण उस सांप पर छोड़ दी, जिससे उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया। वो दर्द से तड़पने लगा। झाहू ने गुस्से में कहा कि यह दरिंदा अब भागना चाहता है। मैंने दृढ़ता से कहा कि मैं इसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं दूंगा, वरना आगे चलकर ये एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तभी हमारी महिला साथी ने ध्यान से सुनते हुए कहा कि रुको, एक और आवाज आ रही है। वो हमारी रक्षक बूढ़ी गाय थी। वो गाय पूरी ताकत से दौड़ती हुई आई और उस विशाल सांप पर टूट पड़ी। उसने अपने सींगों से सांप को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया। ये देखकर मैंने कहा, मेरे पुराने दोस्त, तुमने अपना काम बहुत शानदार तरीके से किया। अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। मैंने आसमान की तरफ इशारा किया और अचानक आसमान से रोशनी की कई शक्तिशाली किरणें सीधे उस सांप पर गिरी। उस जोरदार धमाके में वो विशालकाय सांप हमेशा के लिए शांत हो गया। परी ने मुझे फिर से बधाई दी और कहा कि मैंने एक और तीसरे स्तर के राक्षस को मार दिया है।
है और मुझे 1000 बिंदु और मिले हैं। मेरा ये दोहरा शिकार देखकर हर कोई दंग था। लोग सोच रहे थे कि दूसरे स्तर की ताकत के साथ मैंने पलक झपकते ही तीसरे स्तर के 2 राक्षसों को कैसे मार गिराया। क्या मैं सच में कोई इंसान हूँ? महिला साथी ने खुशी से मुझे बताया कि हम जीत गए हैं। गाँव वाले जश्न मनाने लगे। मैं अपनी बग्घी पर आराम से बैठा था और मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, ये तो बस शुरुआत है। मेरी कुल ऊर्जा अब 2000 बिंदु तक पहुंच चुकी थी। इस प्रलय के बाद ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मैं तेजी से चलते हुए अपने साथियों के पास पहुंचा। वहाँ का नजारा बहुत भयावह था। झाहू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इस तरह जान की बाजी लगाकर लड़ते नहीं देखा। मैं सच में एक अजूबा हूँ। महिला साथी भी सोच में डूबी थी कि आखिर मेरे पास ऐसे कितने राज छिपे हैं। गाँव वाले उस घायल रक्षक गाय के चारों तरफ इकट्ठा होकर रो रहे थे। चांग शिंगशान ने हाथ जोड़कर मुझे अपना तारणहार कहा। तभी वो बुजुर्ग मेरे पास आया और उसने मुझे अपना दूसरे स्तर का क्रिस्टल सौंपते हुए मिन्नतें की। उसने कहा कि मैं इस क्रिस्टल के बदले में उन्हें उस खूनी भेड़िए का दिल दे दूं, क्योंकि उसी दिल से उनकी मरती हुई रक्षक गाय की जान बचाई जा सकती है। मैंने उस क्रिस्टल को वापस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दिया। मैंने गंभीरता से कहा, इसे वापस रख लीजिए, मैं इसे ऐसे ही नहीं ले सकता। अगर इस रक्षक गाय ने अपनी जान पर खेलकर उस सांप को नहीं रोका होता तो शायद आज मैं भी नहीं बचता। इन दोनों राक्षसों के शिकार पर इस गाय का भी पूरा हक है। मेरी ये बात सुनकर गाँव वालों की आंखों में आंसू आ गए और वे सब मेरे सामने कृतज्ञता से नतमस्तक हो गए। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा कि वे हमारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे और कभी भी नमक हराम नहीं बनेंगे। उनमें से एक आदमी मेरे पास उस विशालकाय तीसरे स्तर के सांप की केचुली लेकर आया। उसने कहा कि ये केचुली जहर से बचाने वाला एक बहुत ही दिव्य और कीमती साधन है, इसलिए एक रक्षक के नाते मुझे इसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। मैंने वो केचुली रख ली और उनसे कहा कि वे उस क्रिस्टल को अपने पास ही रखें ताकि गाँव को दोबारा बसाने में काम आ सके। उस बुजुर्ग ने बिना देर किए उस खूनी भेड़िए का धड़कता हुआ दिल अपनी घायल रक्षक गाय को खिला दिया। दिल खाते ही उस बूढ़ी गाय के शरीर में फिर से एक शक्तिशाली ऊर्जा दौड़ गई और उसके घाव तेजी से भरने लगे। पूरी तरह से ठीक होते ही उस गाय ने मेरे सामने सिर झुकाकर मुझे धन्यवाद दिया। मैंने उसे प्यार से थपथपाया और गांव वालों से कहा कि अब हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। गांव में अभी भी कुछ दूसरे स्तर के राक्षस बचे हैं, इसलिए हमें तुरंत गांव लौटना होगा। हम सब उस तबाह हो चुके गांव में वापस पहुंचे। हर तरफ तबाही का मंजर था। गांव वाले मलबे के बीच अपने परिवार वालों को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। कोई अपने माता पिता को पुकार रहा था तो कोई पूछ रहा था कि क्या कोई जिंदा बचा है। कुछ लोगों को मलबे के नीचे से सुरक्षित निकाला गया, लेकिन बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उस बुजुर्ग मुखिया ने आदेश दिया कि जो कुछ भी बचा है उसे आग लगा दो। इन राक्षसों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। लकड़ियों और बचे हुए सामान की होली जला दी गई। चांग शिंगशान की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा कि आज उनके गाँव के 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मैंने चांग शिंगशान और उस बुजुर्ग मुखिया के पास जाकर कहा, मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है कि इस वक्त ये बातें बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन ये तबाही तो बस शुरुआत है। अब ऊंचे स्तर के राक्षस लगातार बाहर आ रहे हैं और अकेले इस रक्षक गाय के भरोसे पूरे गांव को नहीं बचाया जा सकता। मैंने उन्हें हमारे साथ जिनलिंग के सरकारी बेस तक चलने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि अब एक साथ मिलकर ही हम जिंदा रह सकते हैं। चांग शिंगशान अभी भी अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने से कतरा रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कड़वी सच्चाई याद दिलाई। मैंने कहा कि आज आपकी किस्मत अच्छी थी कि ये गाय 2 राक्षसों को रोक पाई, लेकिन क्या अगली बार भी आपकी किस्मत इतनी ही अच्छी होगी? ये सुनते ही बुजुर्ग मुखिया ने अपनी आंखें मूंद ली और एक कड़ा फैसला लेते हुए सबको अपना अपना सामान बांधने का आदेश दिया। उसने ऐलान कर दिया कि अब सब मेरे साथ जिनलिंग बेस चलेंगे। उनका यह फैसला सुनते ही गांव वालों ने जिस तेजी से राहत की सांस ली और सामान बांधना शुरू किया, उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक आम बचाव अभियान नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई और गहरी योजना है। खैर, सब लोग जल्दबाजी में अपना बचा खुचा राशन और जरूरी सामान गाड़ियों में लादने लगे। तभी आंखों पर पट्टी बांधे मेरी महिला साथी मेरे पास आई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी खच्चर बग्गी में वापस जा रहा हूँ। उसने राहत जताते हुए कहा कि अब हवा में पहले जैसी घबराहट नहीं है और सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि बाहर अभी भी बहुत अफरा तफरी मची है, इसलिए वो शांति से काफिले के बीच में ही रहे और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बुला ले। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके कान बहुत तेज है और वो दूर तक सुनकर सबकी चौकसी करेगी। मैं वापस अपनी बग्घी में आ गया और सुकून से बैठ गया। मैंने अपने सिस्टम से अपना कंट्रोल पैनल खोलने को कहा। तुरंत ही मेरी वो छोटी जादुई परी मेरे सामने प्रकट हुई और उसने बताया कि अब मेरे पास 2810 ऊर्जा बिंदु इकट्ठे हो चुके हैं। इस प्रलय के बाद से ये मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। मुझे लगा कि अब जिनलिंग का ये सफर मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। मैंने बिना कोई समय बर्बाद किए सिस्टम को मेरी ताकत तीसरे स्तर तक बढ़ाने का आदेश दिया। परी ने बताया कि इसके लिए 1000 ऊर्जा बिंदु खर्च होंगे। मैंने तुरंत हामी भर दी। पल भर में ही मेरे शरीर से एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ और मेरी नस नस में एक नई ताकत दौड़ गई।
गई। मेरी ताकत अब 1100 बिंदुओं तक पहुंच चुकी थी और मैं आधिकारिक तौर पर तीसरे स्तर का एक शक्तिशाली इंसान बन गया था। इसके बाद मैंने अपनी उस नीली ऊर्जा वाली बंदूक की तरफ देखा। मैं अपने इस पुराने साथी को कैसे पीछे छोड़ सकता था। मैंने सिस्टम से इसे भी अपग्रेड करने को कहा। 1000 बिंदु और खर्च हुए और मेरी वो बंदूक एक बेहद खतरनाक और विशाल स्नाइपर राइफल में बदल गई। परी ने बताया कि अब इसकी ताकत, कवच तोड़ने की क्षमता और वार करने की गति पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई है। इस नई राइफल को हाथ में लेकर मुझे लगा कि अब अगर कोई तीसरे स्तर का खूनी भेड़िया मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे बस एक गोली में उड़ा सकता हूँ। इसके बाद मैंने बचे हुए ऊर्जा बिंदुओं में से 200 बिंदु अपनी फुर्ती बढ़ाने में लगाए और 100 बिंदु खर्च करके उस विशाल सांप की कैचुली को अपनी बग्घी के साथ मिला दिया। देखते ही देखते मेरी साधारण सी बग्घी एक बेहद उन्नत और सुरक्षित चलते फिरते किले में तब्दील हो गई, जिसकी रक्षा और टक्कर सहने की क्षमता 100 गुना बढ़ चुकी थी। अपनी इस नई ताकत, नई स्नाइपर और इस अभेद्य किले को देखकर मेरा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। अब मैं भी देखना चाहता था कि कौन सा राक्षस मेरा रास्ता रोकता है। तभी परी ने शिकायत करते हुए कहा कि मेरे खच्चर ने पिछले 3 दिनों से कोई क्रिस्टल नहीं खाया है और उसकी भूख के मारे सिस्टम में शोर मच रहा है। मैंने झुंझलाते हुए कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि क्रिस्टल कोई सस्ती सब्जी है जो कहीं भी मिल जाएगी? मेरे पास भी अब कोई फालतू सामान नहीं बचा है। थोड़ा इंतजार करो, देखते हैं कि आगे कुछ और जुगाड़ हो पाता है या नहीं। कुछ ही देर बाद चांग शिंगशान और बुजुर्ग मुखिया एक बड़ा सा संदूक और कुछ बोरियां लेकर मेरे पास आए। उन्होंने झिझकते हुए कहा कि वे मुझसे एक बहुत बड़ी मदद मांगने आए हैं। वे चाहते थे कि मैं उनके हथियारों को भी अपग्रेड कर दूं। उन्होंने जब संदूक खोला तो उसमें हथियारों का पूरा जखीरा था। मैंने हैरानी से पूछा कि उन्हें इतने सारे हथियारों की क्या जरूरत है, क्योंकि उनके गाँव में तो कुल 5 ही ताकतवर लड़ाके हैं। बुजुर्ग मुखिया ने बताया कि ये 5 खास तलवारें तो उनके लिए हैं, लेकिन बाकी की ये दर्जनों बंदूकें वे अपने आम गांव वालों को देना चाहते हैं ताकि वे भी अपनी रक्षा कर सके। चांग शिंगशान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिनलिंग तक का रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक है और वे गिने चुने लड़ाके हर पल सबकी रक्षा नहीं कर सकते। अगर हर गांव वाले के पास एक अपग्रेड की हुई बंदूक होगी तो खतरे के समय सब अपनी जान खुद बचा सकेंगे।